सविता की तेज आवाज ने रमेश की नींद को एक झटके में तोड़ दिया। वो बिस्तर पर करवट बदलते हुए बोला, अब क्या हो गया माँ? सुबह सुबह फिर से क्यों शुरू हो गई? सविता ने हल्की मजाकिया लहजे में जवाब दिया, क्या करूं बेटा, सुबह सुबह तुम्हारी पत्नी के साथ भक्ति भजनों के बिना मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैं बिना उपदेश सुने या सुनाए चुपचाप एक कप चाय पी सकूं? उनके इस लहजे में गुस्सा कम और मजाक ज्यादा था, जिसे सुनकर रमेश मन ही मन मुस्कुरा उठा। उसने कहा, माँ जरा सोचो तो, गलती तो आपकी ही है। अगर आपने अपनी बहू को ठीक से काम सिखाया होता तो आपको इतना बोलने की जरूरत ही ना पड़ती। सविता ने तपाक से जवाब दिया, तू तो चुप ही रह बेटा, तू तो अपनी पत्नी का गुलाम बन चुका है। मैं उसको और कितना सिखाऊं? एक ढंग का काम तो उसे आता नहीं। चाय बनाएगी तो दूध और चीनी ऐसे डालेगी जैसे उसके मायके से सारा सामान आता हो। मेरी बेटी शालिनी को देखो, बचपन से ही घर के कामों में इतनी निपुण कि लोग उसके हुनर की मिसाल देते हैं। अगर तुम्हारी पत्नी की माँ ने उसे कुछ सिखाया होता तो आज मुझे ये सब सहना न पड़ता। सविता ने अपनी बेटी की तारीफों के पुल बांध दिए और बहू की कमियां गिनाने लगी। फिर वो अपने रोजमर्रा के कामों में जुट गई। रमेश ने एक बार फिर करवट बदली और सोने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे याद आया कि आज ऑफिस जल्दी जाना है। वो झटके से उठा और अपनी पत्नी राधा को आवाज दी, अरे राधा, इतनी देर से रसोई में क्या कर रही हो? एक कप बढ़िया चाय तो बनाओ, आज जल्दी निकलना है। राधा पहले से ही सास के तानों से तंग थी। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी उबल रहा था। जैसे ही उसे मौका मिला वो तीखे लहजे में बोली, और क्या करूंगी रसोई में? आराम कर रही हूँ, कुर्सी पर पैर पसार कर बिस्किट खा रही हूँ। आखिर मैं तो अनपढ़, फूहड़ और गंवार जो ठहरी। मुझे क्या पता कि रसोई में क्या करते हैं, चाय कैसे बनती है। रमेश ने बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप अखबार में आंखें गड़ा ली। थोड़ी देर बाद राधा ने एक कप चाय उसके पास रख दी। रमेश अच्छी तरह जानता था कि ना तो उसकी माँ दिल से बुरी थी और ना ही उसकी पत्नी। दोनों के बीच छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे एक दूसरे का पूरा ख्याल रखती थी। सविता को अपनी बेटी शालिनी की तारीफ करने और अपने दिए संस्कारों को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की आदत थी। यही वजह थी कि सास बहू के बीच तानों और आलोचनाओं का सिलसिला कभी थमता नहीं था। लेकिन रमेश इस सब के बीच कभी नहीं पड़ता था। उसे पता था कि दोनों को समझाने या सुलह करवाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो चुपचाप सब सुनता और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाता। सविता और राधा के बीच की नोकझोंक और राधा के अपमान की घटनाएं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में गहरी छाप छोड़ती थी, जो राधा के आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाती थी। एक सुबह जल्दबाजी में राधा ने चाय बनाई, लेकिन सविता ने कप उठाते ही मुंह बनाकर ताना मारा, ये क्या राधा, चाय में चीनी डालना भूल गई? तुम्हें तो कुछ भी ठीक से नहीं आता। मेरी शालिनी होती तो अब तक पूरी रसोई संभाल लेती। राधा ने चुपचाप नई चाय बनाई, पर सविता की अनदेखी और शालिनी से तुलना उसके मन में गुस्सा और अपमान का भाव जगा देती। एक अन्य दिन जब मोहल्ले की औरतें सविता के घर गपशप करने आई तो राधा ने मेहनत से समोसे बनाए, लेकिन सविता ने पड़ोसियों के सामने ही आलोचना कर दी। समोसे में कितना तेल भरा है, शालिनी होती तो लोग उंगलियां चाट जाते। राधा का चेहरा अपमान से लाल हो गया और उसे लगा कि सविता जानबूझकर उसकी कमियां उजागर कर रही थी। एक शाम जब रमेश के लिए राधा ने गर्मा-गर्म पराठे बनाए तो सविता ने रमेश के सामने ही टिप्पणी कर दी, देख ले, राधा ने फिर नमक ज्यादा डाल दिया। शालिनी होती तो सब कुछ परफेक्ट होता। रमेश की चुप्पी और सविता की बात ने राधा को अंदर तक आहत कर दिया। इसी तरह एक बार सविता ने राधा को बाजार भेजा और उसकी पूरी कोशिश के बावजूद सविता ने सामान देखकर नाक भौं कोड़ी। इतना महंगा सामान, शालिनी होती तो आधे दाम में बेहतर लाती। राधा की सफाई को अनसुना कर सविता ने उसे और अपमानित किया। इन घटनाओं ने राधा को ये महसूस कराया कि उसकी हर मेहनत को नजरअंदाज किया जाता है और शालिनी की तुलना में उसे हमेशा कम तरह का जाता है। पर वो जानती थी कि ये एक माँ का प्यार है अपनी बेटी के लिए, और फिर वो चुप रह जाती। मोहल्ले में सविता को काकी के नाम से हर कोई जानता था।
उनकी एक अलग ही शख्सियत थी जो आसपास के लोगों के बीच खासा रुतबा रखती थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब उनके सामने आदर से सिर झुकाते, चाहे कोई छोटा मोटा पारिवारिक विवाद हो या फिर कोई बड़ा सामाजिक आयोजन। सविता काकी की सलाह के बिना कोई काम पूरा नहीं होता था। उनकी बातों में एक गहराई थी, अनुभव की ताकत थी और शायद यही वजह थी कि लोग उनकी राय को इतना महत्व देते थे। उनके मधुर स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व ने हर घर में उनके लिए एक खास जगह बना रखी थी। पड़ोस में कोई शादी ब्याह हो, कोई पूजा पाठ हो या फिर कोई नया व्यापार शुरू करना हो, सविता काकी की मौजूदगी और उनका आशीर्वाद हर किसी के लिए जरूरी माना जाता था। वो न केवल अपनी समझदारी से लोगों को रास्ता दिखाती थी, बल्कि मुश्किल वक्त में उनके लिए एक मजबूत सहारा भी बनती थी। मोहल्ले की औरतें अक्सर उनके पास अपनी रोजमर्रा की समस्याएं लेकर आती थी और सविता काकी बड़े धैर्य से उनकी बात सुनकर उसका हल सुझाती थी। अपनी बहू राधा के प्रति भी सविता का मन स्नेह से भरा था। वो राधा को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी, लेकिन उनकी ये भावना अक्सर उनके तीखे तानों के पीछे छिप जाती थी। राधा से अगर जरा सी भी चूक हो जाती, चाहे वो चाय में चीनी कम डाल दे या रोटी थोड़ी जली निकल आए, सविता की जुबान तुरंत फिसलने लगती, तानों की बौछार शुरू हो जाती और कभी कभी तो बात आलोचनाओं तक पहुंच जाती। फिर भी उनके तानों में एक मजाकिया अंदाज होता था जो ये जताता था कि उनका गुस्सा सतही है, दिल से नहीं। राधा को भी ये बात समझ में आती थी, लेकिन सास की रोज की नोक झोंक कभी कभी उसे झुंझलाहट से भर देती थी। सविता काकी की ये आदत थी कि वो अपनी बेटी शालिनी की तारीफों के पुल बांधती थी। उनके लिए शालिनी हर काम में निपुण थी और उनके दिए संस्कार सर्वश्रेष्ठ थे। रमेश कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया था। उसी दिन सविता को अपनी नातिन रिया की शादी का निमंत्रण पत्र और कार्ड मिला। शादी कोलकाता में होने वाली थी और वो भी केवल 1 हफ्ते बाद। सविता घबरा गई। इतने कम समय में ढेर सारे इंतजाम करने थे। उन्होंने राधा को बुलाया, कार्ड पकड़ाया और दोनों सास बहू आपसी बैर भूलकर शादी की तैयारियों में जुट गईं। ये पहली बार था जब सविता अपनी बेटी के ससुराल जा रही थी। कुछ तो ऐसा करना था कि रिश्तेदारों के बीच उनकी इज्जत बनी रहे। उनके दामाद अजय एक सरकारी विभाग में उच्च अधिकारी थे। शालिनी का ब्याह एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन अजय ने अपनी मेहनत से ऊंचा मुकाम हासिल किया था। दूसरी ओर रमेश एक प्राइवेट कंपनी में मिड लेवल मैनेजर था। जाहिर है पद और पैसे के मामले में जीजा साले के बीच अब बड़ा फासला था। समय के साथ ये आर्थिक और सामाजिक अंतर दोनों परिवारों के बीच दूरी का कारण बन गया। पिछले 10 सालों में शालिनी का मायके से रिश्ता केवल औपचारिकताओं तक सिमट गया था। न पहले जैसा प्यार रहा था, न अपनापन। लेकिन खून के रिश्ते क्या इतनी आसानी से टूटते हैं? सुख दुख में ये रिश्ते ही सबसे पहले याद आते हैं। सविता ने अपना पुराना संदूक खोला, जिसमें उन्होंने मुश्किल वक्त के लिए 10,000 रुपए और एक सोने की चेन बनाकर रखी थी। उन्होंने ये सब राधा को पकड़ाया और पड़ोस की बहू मीना के साथ बाजार भेज दिया। राधा ने बड़ी सूझबूझ से शादी के लिए जरूरी सामान खरीदा और सोने की चेन को साफ करवाकर एक नए डिब्बे में पैक करवाया ताकि वो एकदम नई लगे। जैसे ही रमेश ने कोलकाता के लिए ट्रेन में रिजर्वेशन की पुष्टि की, सविता का मन उत्साह और बेचैनी के मिश्रित भावों से भर गया। ये उनकी नातिन रिया की शादी का अवसर था और पूरा परिवार इस खास मौके के लिए तैयार था। सामान बांधने की भागदौड़, राधा की सूझबूझ से खरीदा गया सामान और सविता के संदूक से निकाली गई सोने की चेन, सब कुछ एक नई उम्मीद के साथ कोलकाता की ओर रवाना होने के लिए तैयार था। ट्रेन में बैठते ही सविता की आंखों में अपनी बेटी शालिनी से मिलने की उत्सुकता थी। वो सोच रही थी कि शालिनी उन्हें देखते ही गले लगाएगी, पुरानी बातों को याद करेगी और फिर प्यार से उनकी देखभाल में जुट जाएगी। कोलकाता स्टेशन पर उतरते ही उन्होंने इधर उधर देखा। बाहर निकले तो देखा कि उनका पोता आरव पहले से ही कार लेकर खड़ा हुआ था। उसने बड़े आदर से झुककर सविता के पैर छुए,
जिसे देखकर उनका दिल खुशी से भर उठा। गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा आरव अपनी आधुनिक जीन्स और शर्ट में किसी सिनेमा के नायक सा लग रहा था। उसकी चमकती आंखें और मुस्कान में एक गर्मजोशी थी जो सविता को तुरंत अपनेपन का एहसास दिला गई। लेकिन सविता, जो अपनी साधारण सूती साड़ी और घिसी हुई चप्पलों में थी, अपने पोते के सामने थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। उनकी पुरानी चप्पलें बार बार उनकी नजरों में चुभ रही थीं और वो उन्हें छिपाने की कोशिश करती रही। मन ही मन वो सोच रही थी कि काश वो भी कुछ नए और आधुनिक कपड़े पहन कर आती, ताकि इस चमक दमक भरे माहौल में खुद को थोड़ा कम बेगाना महसूस करती। शालिनी के घर पहुंचते ही सविता की नजरें अपनी बेटी को ढूंढने लगी। बरामदे में शालिनी कुछ मेहमानों से बातचीत में व्यस्त थी। उसकी साड़ी की चमक, गहनों की झिलमिलाहट और आत्मविश्वास भरा अंदाज सविता को एक पल के लिए गर्व से भर गया। लेकिन साथ ही उनके मन में एक अनजानी सी बेचैनी भी थी। सविता को उम्मीद थी कि शालिनी उन्हें देखते ही दौड़कर आएगी, उनके गले लगेगी और देर से आने की शिकायत करते हुए पुरानी यादों में खो जाएगी। वो सोच रही थी कि शालिनी उनके लिए कुछ खास खाना बनवाएगी, उनकी पसंद की चाय लाएगी और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर घंटों बतियाएंगी। लेकिन शालिनी का व्यवहार उनकी उम्मीदों के उलट था। वो मेहमानों से बात करने में इतनी मशगूल थी कि उसने सविता की ओर एक औपचारिक नजर डाली और हल्की मुस्कान के साथ स्वागत किया। उसका व्यवहार ठंडा और औपचारिक था, जैसे वो कोई मेहमानों को निपटाने की औपचारिकता पूरी कर रही हो। सविता का दिल बैठ गया। उनकी आंखें शालिनी को देख रही थीं, लेकिन मन में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। एक नौकरानी उनका सामान लेकर आई और उन्हें एक साफ सुथरे लेकिन अनजान से कमरे में ले गई। कमरे में रखी नई चादरें, तकिए और दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखकर सविता को लगा जैसे वो किसी होटल में आ गई हों, ना कि अपनी बेटी के घर। थोड़ी देर बाद एक नौकर सलीके से चाय और नाश्ता लेकर आया। मेज पर रखे चाय के कप और बिस्किट की प्लेट देखकर सविता का मन और भारी हो गया। वो चाय का कप हाथ में लिए बैठी रही, लेकिन उसे पीने का मन नहीं हुआ। उनकी आंखें खिड़की के बाहर टिकी थीं, जहां कोलकाता की चहल पहल और शालिनी के घर की रौनक एक अलग ही दुनिया की तस्वीर पेश कर रही थी। तभी शालिनी कमरे में आई और हल्की झुंझलाहट के साथ बोली, अम्मा, आपने अभी तक चाय भी खत्म नहीं की, इतनी देर से क्या सोच रही हो? सविता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी बेटी। उनकी आवाज में एक गहरा स्नेह था, लेकिन शालिनी ने उस भाव को शायद समझा नहीं। वो जल्दी जल्दी में बोली, अम्मा, आप तो घर की ही हैं, फिर मेहमानों जैसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? मैं अकेली हूँ और यहाँ इतने काम हैं, किस किस को देखूं? मेहमानों की भीड़ है और शादी की तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई। शालिनी के शब्दों में अपनेपन का लहजा था, लेकिन उसकी जल्दबाजी और ठंडे व्यवहार ने सविता के मन को और उदास कर दिया। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और कहा, चिंता मत कर बेटी, हम यहाँ बैठने थोड़े ही आए हैं, तू बस बता, मैं और राधा मिलकर सब संभाल लेंगे। सविता का ये जवाब उनके दिल की उदारता और जिम्मेदारी का प्रतीक था। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़े। भले ही उनका मन शालिनी के व्यवहार से आहत था, लेकिन उन्होंने अपनी माँ होने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। थोड़ी देर बाद रमेश और राधा भी कमरे में आए। उन्होंने अपने साथ लाए उपहारों को बांटना शुरू किया। राधा ने बड़े प्यार से हर उपहार को चुना था। शालिनी के लिए एक साड़ी, आरव के लिए एक कुर्ता और रिया के लिए एक छोटा सा गहना। सविता की नजरें शालिनी पर टिकी थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी इन उपहारों को देखकर खुश होगी, उनकी तारीफ करेगी और शायद ये कहेगी कि इतना सारा सामान लाने की जरूरत नहीं थी अम्मा। लेकिन शालिनी ने उपहारों को एक औपचारिक नजर से देखा, हल्का सा मुस्कुराई और फिर उन्हें वापस सविता के हाथों में थमा दिया। उसकी इस बेरुखी ने सविता के दिल को एक और चोट दी। केवल आरव ही था जो अपना कुर्ता देखकर उत्साह से चहक उठा। नानी, आपने तो मेरी पसंद का कुर्ता खरीदा है, इसका रंग और डिजाइन तो एकदम परफेक्ट है।
मैं इसे आज रात संगीत में जरूर पहनूंगा। उसकी ये मासूमियत भरी खुशी ने सविता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ला दी, लेकिन उनके मन में शालिनी की उदासीनता की कसक अभी भी बनी हुई थी। वो सोच रही थी कि क्या उनकी बेटी का जीवन स्तर इतना बदल गया है कि अब मायके के साधारण उपहार उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। सविता ने खुद को समझाया कि शायद शालिनी शादी की तैयारियों में व्यस्त है और उसका ध्यान बटा हुआ है, लेकिन मन का एक कोना ये सवाल बार बार उठा रहा था कि क्या समय और परिस्थितियां उनकी बेटी को उनसे इतना दूर ले गई है कि अब वो अपने मायके को केवल एक औपचारिक रिश्ता समझने लगी है। इस विचार ने सविता को और गहरी सोच में डाल दिया और वो उस रात चुपचाप अपने कमरे में बैठी पुरानी यादों और वर्तमान की कड़वाहट के बीच झूलती रही। जब शालिनी केवल 6 साल की थी, सविता ने देखा कि वो पड़ोस के बच्चों को साइकिल चलाते देखकर उदास हो जाती थी। सविता ने अपने पति से चुपके से कुछ पैसे बचाकर शालिनी के लिए एक छोटी सी लाल साइकिल खरीदी। उस दिन शाम को जब शालिनी स्कूल से लौटी, सविता ने उसे आंगन में बुलाया और साइकिल की ओर इशारा किया। शालिनी की आंखें खुशी से चमक उठी। सविता ने उसे साइकिल पर बिठाया और घंटों तक धैर्यपूर्वक उसे संभालते हुए साइकिल चलाना सिखाया। बार बार गिरने के बावजूद सविता ने शालिनी का हौसला बढ़ाया। बेटी, गिरना तो सीखने का पहला कदम है। उस दिन जब शालिनी ने पहली बार अकेले साइकिल चलाई तो उसकी हंसी और सविता की तालियों ने पूरे मोहल्ले को गूंज दिया। ये पल माँ बेटी के बीच विश्वास और प्यार की एक अनमोल याद बन गया। उसे याद आया, शालिनी जब 12 साल की थी, उसने पहली बार सविता के साथ रसोई में खाना बनाने की कोशिश की। सविता ने उसे रोटी बनाना सिखाया। शालिनी की बनाई पहली रोटी जल गई और वो निराश होकर रोने लगी। सविता ने हंसते हुए उसे गले लगाया और कहा, बेटी, पहली रोटी तो भगवान के लिए जलती है, अगली बार तू दुनिया की सबसे गोल रोटी बनाएगी। सविता ने उस जली रोटी को बड़े प्यार से खाया और शालिनी को हौसला दिया। इस छोटी सी घटना ने शालिनी को न केवल खाना बनाना सिखाया, बल्कि ये भी सिखाया कि माँ का प्यार हर गलती को माफ कर देता है। पर सविता को कोलकाता में अपनी बेटी शालिनी से मिलने के बाद गहरा धक्का लगा। उनकी आंखों के सामने वो छोटी सी शालिनी थी जो कभी उनकी गोद में खेला करती थी, उनकी कहानियों पर हंसती थी और उनके साथ बारिश में नाचती थी। शाम को संगीत का आयोजन एक भव्य पंडाल में था। ज्यादातर मेहमान आधुनिक फिल्मी गानों पर नाच गा रहे थे। सविता ने कई पुराने गाने याद किए थे, लेकिन वहां उनके गानों के लिए कोई जगह नहीं थी। शालिनी बार बार उनके पास से गुजर रही थी, लेकिन उसे इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो अपनी माँ से 2 गाने गाने की फरमाइश करती। सविता चुपचाप राधा के साथ दर्शक बनकर बैठी रही। बेटी की अनदेखी ने उनके दिल को चोट पहुंचाई थी। रात को खाना खाने के बाद वे राधा के साथ कमरे में लौट आईं। रमेश पहले से ही बच्चों के साथ सो चुका था। देर रात शालिनी उनके कमरे में आई और राधा से बात करने लगी। भाभी, मैं तो पूरी रात व्यस्त थी, आप लोगों ने ठीक से खाना खाया ना? राधा ने जवाब दिया, चिंता मत करो, हमने अच्छे से खा लिया। हम कोई मेहमान थोड़े हैं जो बार बार पूछना पड़े। सविता को राधा का ये जवाब पसंद आया, लेकिन उनकी आंखों से नींद गायब थी। नया माहौल, अपनों की बेरुखी और बेचैनी ने उनके मन को भारी कर दिया था। बेचैनी में सविता कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में टहलने लगी। तभी पास के कमरे से शालिनी और रिया की बातचीत सुनाई दी। रिया पूछ रही थी, मम्मी, आप दोपहर में कहाँ चली गई थी? शालिनी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी नानी, भाभी और बच्चों के लिए कपड़े लेने गई थी, वरना कल शादी में वे अपने पुराने बेढंगे कपड़े पहन कर आते। होटल में इतने लोग होंगे, अगर किसी ने जान लिया कि वे मेरे मायके वाले हैं तो उनके फूहड़ पहनावे को देखकर वो क्या सोचेंगे? उन्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं, लेकिन मुझे तो है। तभी आरब की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, मम्मी, आप कैसी बातें करती हैं? वे हमारे अपने हैं, अपनी हैसियत से ज्यादा सामान लाए हैं। इतना सामान खरीदने में उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी, फिर भी आप उनसे और की उम्मीद रखती हैं?
ये सुनकर सविता का दिल टूट गया। वे अपने कमरे में लौट आईं। उन्हें लगा जैसे कोई जहरीला तीर उनके सीने को चीर गया हो। उनकी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही। धन और सामाजिक प्रतिष्ठा ने उसे इतना बदल दिया था कि वो अब अपने मायके को बोझ समझने लगी थी। शालिनी का ठंडा और औपचारिक व्यवहार उनके दिल को चुभ रहा था। वो चमकती साड़ी, गहनों की झिलमिलाहट और आत्मविश्वास भरा अंदाज देखकर सविता को एक पल के लिए गर्व हुआ, पर साथ ही एक अनजानी बेचैनी ने उन्हें जकड़ लिया। शालिनी की व्यस्तता और मेहमानों को निपटाने जैसा रवैया सविता के लिए अपरिचित था। सविता का मन भारी हो गया और वो सोचने लगी कि क्या उनकी प्यारी शालिनी अब वो नहीं रही जो कभी उनकी हर बात में अपनापन ढूंढती थी। सविता को हमेशा अपनी बेटी के संस्कारों पर गर्व था, लेकिन आज वही संस्कार खोखले नजर आए। शादी का दिन आया तो सविता की नजरें अपनी बेटी शालिनी के हर व्यवहार पर टिकी थी। उन्हें उम्मीद थी कि शालिनी अपनी नातिन रिया की शादी में पारंपरिक रीति रिवाजों को अपनाएगी, जैसे कि वो अपने समय में किया करती थी। लेकिन शालिनी का ध्यान आधुनिक तैयारियों और मेहमानों की आवभगत में इतना उलझा था कि उसे पारंपरिक अनुष्ठानों में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आई। ये देखकर सविता का मन बेचैन हो उठा। वो राधा के सामने अपनी बेचैनी छिपा न सकी और बड़बड़ाने लगी। नई पीढ़ी को भले ही पुरानी परंपराओं में विश्वास न रहा हो, लेकिन शादी जैसे पवित्र अवसर पर कुछ तो रस्में निभानी चाहिए। क्या ये सब केवल दिखावे के लिए रह गया है? राधा ने सविता की बात सुनी और बड़े ही प्यार और समझदारी से उन्हें चुप कराते हुए कहा, अम्मा जी, आप कुछ मत बोलिए। अगर कोई तीखा जवाब दे देगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। शालिनी दीदी अपनी जिम्मेदारियों में उलझी हैं। आप बस शादी का आनंद लीजिए। राधा के शब्दों में इतना अपनापन और संवेदनशीलता थी कि सविता का मन पल भर में हल्का हो गया। उनकी आंखें नम हो आईं और उन्हें पहली बार अपनी बहू की गहरी समझ और स्नेह का एहसास हुआ। राधा का ये व्यवहार उनके लिए एक अनमोल तोहफा था, जो उनकी बेटी की बेरुखी से उपजी उदासी को कुछ कम कर रहा था। उस दिन सविता ने शादी की भागदौड़ से खुद को अलग रखा। उन्होंने बंगले के खूबसूरत बगीचे में समय बिताया, जहां रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां और हल्की हवा का झोंका उनके मन को कुछ शांति दे रहा था। गुलाब, चमेली और गेंदे के फूलों की महक के बीच वो अपनी पुरानी यादों में खो गईं। वो दिन जब शालिनी छोटी थी और वो उसे गोद में लेकर शादी ब्याह के गीत सिखाया करती थी, लेकिन आज का माहौल उससे बिल्कुल अलग था। शाम को शादी का आयोजन कोलकाता के एक बड़े होटल में था। भव्य सजावट, चमचमाते झाड़ फानूस और मेहमानों की भीड़ ने उस जगह को किसी शाही महल जैसा बना दिया था। सविता ने शालिनी के दिए हुए नए कपड़े पहने। एक भारी सिल्क की साड़ी जो उनके रोजमर्रा की साधारण सूती साड़ियों से बिल्कुल अलग थी। कपड़े पहनते वक्त वो खुद को बार बार शीशे में देख रही थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी असहजता थी। ये साड़ी उनकी अपनी नहीं लग रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी और का व्यक्तित्व ओढ़ने की कोशिश कर रही हो। उनके मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि वो अपनी पुरानी साड़ी और सादगी में ही ज्यादा सहज थी। परंतु बेटी की इच्छा और उसकी इज्जत को ध्यान में रखकर वो मन महसूस कर रह गईं। शादी का मंडप भी पारंपरिक नहीं था। जहां सविता को भगवा वस्त्रों में लिपटे पंडित जी और मंत्रों की गूंज की उम्मीद थी, वहां एक आधुनिक पंडित जी मोबाइल और घड़ी के साथ रस्में निभा रही थे। मंडप के सामने बने स्टेज पर पारंपरिक विवाह गीतों की जगह गजल गायन हो रहा था। ये सारा दृश्य सविता के लिए बिल्कुल नया और अनजाना था। वो खामोश बैठी सब कुछ देख रही थी, लेकिन उनका मन उस चमक दमक में कहीं खो सा गया था। इस सब के बीच राधा ने सविता का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। वो उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रख रही थी। कभी पानी का गिलास लाकर देती तो कभी उनके लिए कुर्सी सही करती। सविता को पहली बार अपनी बहू की सारी अच्छाइयां साफ साफ नजर आईं। वो सोचने लगी कि रोजमर्रा की नोक झोंक के बावजूद राधा ने कभी उनका अपमान नहीं किया, ना ही कभी उनके प्रति स्नेह में कमी आने दी। ये एहसास उनके लिए एक नया सबक था। शायद वो अपनी बहू की कीमत को अब तक पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी।
रिया की विदाई का समय आया। सविता ने देखा कि शालिनी भावुक थी, लेकिन उसकी आंखों में वो गहराई नहीं थी जो एक माँ अपनी बेटी की विदाई में महसूस करती है। शायद वो अपनी जिम्मेदारियों और सामाजिक दिखावे में इतनी उलझी थी कि भावनाओं को व्यक्त करने का समय ही नहीं मिला। विदाई के बाद सविता ने भी घर वापसी की तैयारी शुरू कर दी। शालिनी ने एक दिन और रुकने का अनुरोध किया, लेकिन सविता ने प्यार से मना कर दिया। वो बोली, नहीं बेटी, अब हमें जाना होगा, घर भी तो देखना है। उनके शब्दों में स्नेह था, लेकिन मन में एक गहरी टीस थी। कोलकाता स्टेशन पर कार में बैठते ही सविता की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो अब तक अपनी भावनाओं को दबाए हुए थी, लेकिन बेटी की बेरुखी और मायके के प्रति उसकी उदासीनता ने उनके दिल को चूर चूर कर दिया था। तभी आरव उनके पास आया। उसने अपनी नानी को गले लगाया और धीरे से कहा, नानी, आप जल्दी फिर आना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। उसकी मासूम आवाज और गर्मजोशी ने सविता के मन को कुछ राहत दी। उन्होंने उसे कसकर गले लगाया और चुपके से उसकी जेब में 500 रुपए का नोट डाल दिया। ये छोटा सा इशारा उनके असीम स्नेह का प्रतीक था। ट्रेन में बैठकर सविता खिड़की के बाहर देख रही थी। कोलकाता की चमक दमक धीरे धीरे पीछे छूट रही थी, लेकिन उनके मन में शालिनी की ठंडी मुस्कान और औपचारिक व्यवहार की यादें बार बार उभर रही थी। राधा उनके पास बैठी थी और उसकी खामोश मौजूदगी सविता के लिए एक बड़ा सहारा थी। सविता ने मन ही मन ठान लिया कि वो अब अपनी बहू को वही प्यार और सम्मान देंगी जो वो अपनी बेटी से चाहती थी। ये यात्रा उनके लिए न केवल कोलकाता की थी, बल्कि रिश्तों की गहराई को समझने की भी थी। कोलकाता से लंबी और भावनात्मक यात्रा के बाद सविता जब अपने घर लौटी तो उनका मन अभी भी शालिनी की बेरुखी और रिया की शादी की चमक दमक के बीच उलझा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने अपने मोहल्ले में कदम रखा, उनका स्वागत करने के लिए पड़ोस की महिलाएं उनके घर आ पहुंची। मोहल्ले की हर गली में सविता काकी की शख्सियत का रुतबा था और उनकी अनुपस्थिति में सभी को उनकी कमी खली थी। महिलाएं उत्सुकता से उनकी नातिन रिया की शादी का हालचाल पूछने लगी। सविता ने अपने चिर परिचित अंदाज में सबके साथ बैठकर बातें शुरू की। उन्होंने कोलकाता के भव्य आयोजन, शादी के पंडाल की सजावट और मेहमानों की भीड़ का जिक्र किया। उनकी आवाज में गर्व था, लेकिन मन में एक हल्की सी कसक भी थी जो वो किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। उन्होंने शादी से लाए लड्डुओं का डब्बा खोला और हर किसी को बड़े प्यार से खिलाया। मोहल्ले की औरतें उनकी बातें सुनकर तारीफों के पुल बांध रही थीं और सविता का घर एक बार फिर हंसी खुशी और गर्मजोशी से भर गया था। तभी घर के अंदर से रमेश की तेज आवाज गूंजी। वो रसोई में खड़ी राधा को डांट रहा था। ये क्या राधा, चाय बनाते वक्त होश में नहीं रहती हो, चीनी डालना ही भूल गई। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ छलक रही थी। राधा, जो पहले से ही दिन भर की थकान और कोलकाता की यात्रा के तनाव में थी, चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही सविता ने अपनी दमदार आवाज में हस्तक्षेप किया। वो रसोई की ओर तेज कदमों से बढ़ी और रमेश को बीच में ही टोकते हुए बोली, ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का रमेश? चीनी नहीं डाली तो क्या हुआ, तू खुद उठकर 1 चम्मच चीनी डाल ले। और सुन, खबरदार जो अब से मेरी बहू से इस तरह ऊंची आवाज में बात की। उनकी आवाज में एक अनोखा अधिकार और स्नेह का मिश्रण था जो रमेश को हक्का बक्का कर गया। रमेश, जो अपनी माँ के इस बदले हुए तेवर को देखकर हैरान था, कुछ पल के लिए उनकी ओर देखता रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ, जो अक्सर राधा की छोटी मोटी गलतियों पर ताने कसती थी, आज उसका इस तरह बचाव करेंगी। सविता की आंखों में एक नई चमक थी। कोलकाता की यात्रा ने उन्हें रिश्तों की गहराई को समझने का एक नया नजरिया दिया था। उन्होंने राधा की ओर देखा जो चुपचाप खड़ी थी और उसकी आंखों में आभार की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। सविता ने उस पल में महसूस किया कि राधा ने हमेशा उनके प्रति सम्मान और स्नेह बनाए रखा, भले ही वो रोज उनके तानों का सामना करती थी। कोलकाता में शालिनी की उदासीनता ने सविता को ये एहसास दिलाया था कि रिश्तों की असली कीमत धन,
पद या सामाजिक रुतबे में नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और समझ में होती है। राधा ने हर कदम पर उनका साथ दिया, उनकी भावनाओं को समझा और उनकी छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल रखा। ये सबक सविता के लिए एक नई रोशनी की तरह था। उन्होंने रमेश की ओर देखकर कहा, बेटा, राधा हमारे घर की लक्ष्मी है, उसका सम्मान करना सीखो। गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, लेकिन उसका जवाब प्यार और धैर्य से देना चाहिए, न कि डांट फटकार से। उनकी बात सुनकर रमेश ने सिर झुकाया और धीरे से माफी मांगते हुए रसोई से बाहर चला गया। राधा ने सविता की ओर देखा, जिसकी आंखों में एक गहरा अपनापन और आभार था। उस दिन सविता ने न केवल अपने बेटे को बल्कि खुद को भी एक नया सबक सिखाया। वो समझ गई थी कि रिश्तों को निभाने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करें और प्यार से उनका साथ दें। मोहल्ले की औरतें अभी भी उनकी शादी की कहानियां सुन रही थीं, लेकिन सविता का मन अब अपने घर और अपनी बहू के प्रति एक नई जिम्मेदारी और स्नेह से भर गया था। सविता और राधा की कहानी से सास बहू के रिश्ते में कई महत्वपूर्ण सबक उभर कर सामने आते हैं, जो रिश्तों को मजबूत और सामंजस्यपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। सविता की शुरुआती नोकझोंक और राधा के अपमान की घटनाएं, जैसे चाय में चीनी न डालने पर ताना मारना, पड़ोसियों के सामने समोसों की आलोचना, पराठों में नमक की शिकायत या बाजार से सामान लाने पर मोल भाव की कमी का जिक्र, ये दर्शाती है कि सविता अनजाने में राधा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती थी, खासकर अपनी बेटी शालिनी से तुलना करके। लेकिन कोलकाता की यात्रा और शालिनी की बेरुखी ने सविता को गहरा सबक सिखाया कि रिश्तों की असली कीमत धन, रुतबे या तुलना में नहीं, बल्कि स्नेह, समझ और सम्मान में होती है। सविता ने देखा कि राधा ने हर कदम पर उनका साथ दिया, उनकी भावनाओं का ख्याल रखा और शादी की तैयारियों में सूझबूझ दिखाई, जिससे उन्हें राधा की अच्छाइयों का एहसास हुआ। एक सास को चाहिए कि वो अपनी बहू को उसकी खूबियों और कमियों के साथ स्वीकार करे, तानों की बजाय प्यार और धैर्य से बात करे और उसकी परिस्थितियों के प्रति सहानुभूति दिखाए। सविता ने रमेश को राधा के प्रति ऊंची आवाज में बोलने से रोका, जिससे ये सीख मिलती है कि सास को परिवार में संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साथ ही सविता को अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि उन्होंने पहले राधा की कीमत को पूरी तरह नहीं समझा था, जो ये सिखाता है कि सास को अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस दिखाना चाहिए। बदलते समय के साथ नई पीढ़ी की सोच को अपनाना, जैसे राधा की समझदारी को सविता ने सराहा, ये भी जरूरी है। अंततः सविता का राधा के प्रति बदला हुआ व्यवहार इस बात का सबूत है कि सास बहू का रिश्ता भी माँ बेटी की तरह स्नेह और विश्वास से भरा हो सकता है, बशर्ते दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझें और प्यार से गलतियों को माफ करें। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।